हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल पैरामाउंट जीएस जोन। सो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ चली आ रही है उसमें हम बहुत सारे सेगमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। उन्हीं सेगमेंट से हम आज देखेंगे जो वैदिक काल हमने पढ़ा था। तो जैसे कि पहले जो वीडियो 2 पब्लिश्ड हो चुकी हैं, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब इन 2 वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए, मुख्य रूप से हम बात करें वेद, उसके बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ या आर्यणक, वेदांग, उपनिषद, तो इन सब का हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्या क्या मुख्य इनके पॉइंट हैं और क्या क्या इनके जो ब्राह्मणों के जो अध्ययन अध्यापन करते थे उनको क्या कहा जाता, तो उन सारे सेगमेंट को हम यहाँ देखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी जो सब्सक्राइब बटन है नीचे उसको हिट करें और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले जो 2 वीडियो पब्लिश्ड हो चुकी हैं वैदिक काल की, उसको देखें, उसके बाद इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो आज शुरू करते हैं हम वेद। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में 1500 BC से लेकर 1000 BC के मध्य वेद, ऋग्वेद जो सबसे पहले ग्रंथ लिखा गया, उसका निर्माण हो चुका था। और उसके बाद हम देखें लेटर वैदिक एज या उत्तर वैदिक काल में, तो उसमें बचे 3 वेद मुख्य रूप से सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन ग्रंथों को संकलित किया गया या इनका निर्माण किया गया। फिर उसके बाद इसी उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे जो ब्राह्मण ग्रंथ या उपनिषद, वेदांत इस प्रकार लिखे गए, उनको हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वेद, जिसका शाब्दिक जो कि वेद धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। ठीक है, अब इसका जैसे मैंने बताया कि आर्यों ने मुख्य रूप से इन वेदों का निर्माण किया। प्रारंभ में हम बात करें तो इसको श्रुत साहित्य के रूप में इसे संकलित किया गया। फिर इसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता होगा, महर्षि द्वापन या वेद व्यास जी ने इसको संकलित या कंपोज किया। अब बात कर लें हम सबसे पहले कि जो वेद लिखे गए, सबसे पहला वेद ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की हम बात करें तो यह संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। भारत का ही नहीं, संसार की प्राचीनतम पुस्तक या ग्रंथ कहा जाता है इसे। और इसकी हम बात कर लें अगर, तो इसमें 1028 सूक्त या हम बात करें ऋचाएँ या मंत्र हैं, और जो कि 10 मंडल या हम करें पार्ट्स या अध्याय में विभाजित है। ठीक है, अब इसकी बात करें हम तो इसमें जो 10 मंडल हैं उसमें जो 2 से 7 मंडल हैं या 2 अध्याय हैं 2 से 7, उनको सबसे पहले लिखा गया। उसके बाद जो बचते हैं 1, 8, 9, 10, ये क्षेपक मंडल है, अर्थात इन मंडलों को बाद में संकलित किया गया। समझ पा रहे हो? जैसे सबसे पहले जब इसका निर्माण किया गया तो 2 से लेकर 7 ही मंडल थे, प्राचीन मंडल। उसके बाद जो क्षेपक मंडल 1, 8, 9, 10 आए, उनको बाद में इसमें संकलित किया गया। ठीक है, तो अब बात कर लें हम मंडलों में, तो एक मुख्य पॉइंट आता है जो एग्जाम में, वैसे ये सारी जो चीज़ें हैं मुख्य पॉइंट है, इनमें एग्जाम में क्वेश्चन 100% बन ही जाएगा। अब सारी चीज़ों को यहाँ लिख पाना या बता पाना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन मुख्य पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन आपके लगभग बन जाएंगे। ठीक है, तो अब बात कर ले हम तीसरे मंडल की बात कर रहे थे जैसे, तो तीसरे मंडल में चर्चा की गई है ऋग्वेद के गायत्री मंत्र की, है ना। जैसे क्वेश्चन बनता है गायत्री मंत्र की जो व्याख्या है किस मंडल में या किस वेद में मिलती है, तो तीसरे मंडल में मिलती है किसके, ऋग्वेद की में। जो कि गायत्री मंत्र है, इसका निर्माण किसने किया था, जो किसने बनाया था इसे, विश्वामित्र ने बनाया। जो कि अब जैसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये किसको समर्पित है, तो ये समर्पित है सूर्य को समर्पित है। कौन सा, गायत्री मंत्र। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद पद्यात्मक शैली में है, पद्य शैली में है, जिसको कह सकते हैं हम नाटक शैली का इसे ये प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन सा, ऋग्वेद। और जो इसको पढ़ने वाला ब्राह्मण था, जैसे मैंने बताया था कि सबसे उच्च वर्ग पर ब्राह्मण या पुरोहित थे, वही इन ग्रंथों को या हम बात करें वेदों का अध्ययन अध्यापन करते थे। तो उन जो ब्राह्मण थे जो ऋग्वेद को पढ़ते थे, है ना, तो उनको कहते थे होत्र ब्राह्मण। ठीक है,
हमारा ऋग्वेद कंप्लीट होता है। मुख्य रूप से इतने क्वेश्चन बनते हैं। और बात करें हम अगर अगले क्रम में दूसरा वेद जो कि उत्तर वैदिक काल में 1000 BC से लेकर 600 BC के मध्य लिखा गया, उसको हम कह सकते हैं सामवेद में दूसरा वेद है। और इसमें 1875 सूत्र या मंत्र हम रचाए गए। अगर इसमें बात करें हम तो 75 सूत्र जो है नए संकलित किए गए, बाकी से पुराने ही थे। ठीक है। तो और बात करें तो भारतीय संगीत की जो प्राचीनतम ग्रंथ या पुस्तक है उसे कह सकते हैं हम सामवेद है। जो 7 स्वर या भारतीय संगीत की जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ? सामवेद ग्रंथ से ही हुआ या सामवेद वेद से ही हुआ। और इसको जो पढ़ने वाला ब्राह्मण है उसको उदात्र कहा जाता था या कहा जाता है। अब दूसरे क्रम में बात करें हम, जो तीसरा वेद आता है हमारा वो है यजुर्वेद। ठीक है। अब यजुर्वेद में बात करें तो इसको गद्य और पद्य दोनों शैलियों में पढ़ा जाता था। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि इसी वेद में कहें हम तो कर्मकांडी व्यवस्था, जो कर्मकांड होते थे, जो यज्ञ होते थे, वह इसी वेद में वर्णित थे। जैसे मैंने बताया कि ब्राह्मण वर्ग था वो इन वेदों को जो लिखी हुई चीज़ें, वेदों में मुख्य रूप से हम बात करें तो तार्किक चीज़ें भी हैं, दार्शनिक चीज़ें भी हैं। और इसमें मुख्य रूप से संकलित किए गए क्या कर्मकांडी व्यवस्था, जो यज्ञ थे, जो अनुष्ठान होते थे, उनको अपने नज़रिए से ब्राह्मणों ने जो है व्याख्या की इनकी। और इसी आधार पर कहें तो उत्तर वैदिक काल में बात करें ब्राह्मण वर्ग की तो शक्ति में उसकी अपार वृद्धि हुई। और इसी आधार पर जो और वर्ग थे उस पर इन्होंने आधिपत्य जमाया या उनको अपने अंडर में रखा। और इसी आधार पर देखेंगे हम किस प्रकार 600 BC में धार्मिक अस्थिरता आई और मुख्य रूप से बड़े बड़े जो अनास्तिक धर्म कहें हम, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो इनका उदय हुआ। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे जब यजुर्वेद की, और इसमें कहें हम तो जैसे बताया यज्ञ करने की विधियाँ भी हैं। और इस वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को अधर्वयु ब्राह्मण कहा जाता था। ठीक है। अब चौथा वेद हमारा आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में मुख्य रूप से जो तंत्र मंत्र और जादू टोना या इस प्रकार के खंड मौजूद हैं। और बात करें हम इसकी तो इसमें मुख्य रूप से जो हम आयुर्वेद की जो धारणा है, आयुर्वेद जो मुख्य रूप से चर्चा में रहता है अब, तो उसी की जो ग्रंथ में इसी आयुर्वेद का वर्णन मिलता है। और हम बात करें अगर आयुर्वेद की तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है अगर आयुर्वेद का तो अथर्ववेद ही है। और जो सभा समिति मैंने मुख्य रूप से बताई कि जो जन परिषदें थीं जो कि राजा के जो निर्वाचन था, राजा का निर्वाचन करती थी और उसके साथ साथ राजा पर नियंत्रण भी रखती थी, या हम बात करें सैनिक नेता कह सकते हैं उसको हम, तो उसको संचालित या कहीं हम नियंत्रण करने की जो शक्ति जन परिषद किसके पास थी? सभा समिति पर। उसको प्रजापत्र की 2 पुत्रियां या कहीं ब्रह्मा की 2 पुत्रियां इसी वेद में कहा गया है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, मुख्य पॉइंट हैं। आप इनको संकलित कर लीजिए अपने नोट्स में, इनको अच्छे से वीडियो को बार बार देखिए, आपके इस खंड से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे 100%। ठीक है। अब हम बात करें इसकी तो ब्रह्मदेव भी कहा जाता है इस ग्रंथ को, या श्रेष्ठ ग्रंथ भी कहा जाता है, और इसे पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है। अब जैसे वेद हमारे खत्म होते हैं और इसके बाद कहें हम तो काफ़ी सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो इन वेदों को अंतर्गत आते हैं, बहुत सारे। अब इसमें देखें तो जो वेदों का कर्मकांडी पक्ष है उसकी व्याख्या की गई। ठीक है। इसी ब्राह्मण ग्रंथों में जैसा मैंने बताया कि ब्राह्मणों ने अपने नज़रिए से इन वेदों की जो तार्किक और दार्शनिक बातें थी उनको जो है हटाते हुए अपने नज़रिए से कर्मकांडी व्यवस्था, यज्ञों की व्यवस्था, इसको मुख्य रूप से अपनाया। और इसकी व्याख्या करते करते उन्होंने काफ़ी सारे ब्राह्मण ग्रंथ भी रहे, जिनमें से मुख्य रूप से हम बात करें तो शतपथ, ऐत्रेय, गोपथ और बहुत सारे कह सकते हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ हैं। मुख्य बता देता हूं मैं। और अगले क्रम में बात करें तो काफ़ी सारे अरण्यक भी लिखे गए। अब अरण्यक की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है जंगल या वन। इसमें क्या होता था कि जो ऋषि होते थे या ब्राह्मण होते थे वो एकांत में जाकर साधना करते थे और इस ग्रंथ को लिखते थे। ठीक है। और इस ग्रंथ का विषय होता था वो रहस्यवाद, जो रहस्य की चीज़ें हैं उनको संकलित करना। ओके।
अब अगले क्रम में बात करें तो काफ़ी सारे उपनिषद लिखे गए, 108 उपनिषद या वेदांत कहे हैं हम। इसमें मुख्य रूप से जो वेदों में जो हम बात करें कि यजुर्वेद से जो निकलती है जो कर्मकांडी व्यवस्था या यज्ञों की व्याख्या, तो इनकी निंदा इसी उपनिषद ग्रंथ में की गई। और इसकी बात करें तो हम जो दार्शनिक चीज़ें थी, जो तार्किक चीज़ें थी, उन पक्षों की व्याख्या की गई, उनको संकलित किया गया। ठीक है, ओके। तो अब बात करें उपनिषद की, तो उपनिषद मुख्य रूप से इस शब्द की जैसे बात करें तो उप का अर्थ है कि गुरु के समीप आकर और निष्ठापूर्वक बैठना या ज्ञान प्राप्त करना, यह इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो इसका मुख्य रूप से जो बात करें तो मुख्य पॉइंट यही है कि दार्शनिक पक्ष जो वेदों के थे उनको संकलित किया गया और उस पर अपने ग्रंथ लिखे गए या उपनिषद लिखे गए। और बात करें हम अगले क्रम में वेदांग, तो जो संपूर्ण वैदिक साहित्य है ना, उसको कम शब्दों में हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी व्याख्या की गई या उसको पढ़ने या फिर बताने का प्रयास किया गया। तो इसको सार के रूप में रखा जाता है वेदांग को। और इसकी बात करें तो 6 वेदांग हैं मुख्य रूप से, 6 वेदांग की संख्या मिलती है, जैसे शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ये हमारे 6 वेदांग हैं। जैसे व्याकरण की मैंने जो पहला ही इंट्रोडक्शन है हिस्ट्री का वो बताया कि जो व्याकरण है उसका जनक किसे कहा जाता है। तो जैसा मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखें, आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ इन सारे खंडों को भी जो है जानने को मिलेगा। ठीक है, अब अगले क्रम में बात करें, और छंद जो है मुख्य रूप से वेदांग से ही निर्मित होते हैं या इनका निर्माण होगा। अब इसके साथ साथ ये मुख्य वेद जो ग्रंथ थे, अब कुछ और महत्वपूर्ण खंड देख लेते हैं या पॉइंट देख लेते हैं जो कि वैदिक काल के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें महत्वपूर्ण होते हैं। जो वैदिक काल है उसी को माना जाता है हिंदू परंपरा की शुरुआत के रूप में। ठीक है, या सनातन धर्म के रूप में या सनातन परंपरा के रूप में इसी जो वैदिक काल है उसको माना जाता है। और वेद जो है इसको अपरुषेय माना जाता है, अर्थात इनका जो निर्माण है वो पुरुषों ने नहीं किया, देवताओं ने किया, तो इसलिए इसे अपरुषेय भी माना जाता है। और जो भारत का ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, आप लोगों ने पढ़ा होगा तमाम सारे नोट्स, या फिर हम बात करें वे जो ध्येय वाक्य संपूर्ण काफ़ी सारे स्थानों में लिखा रहता है सत्यमेव जयते, उसको मुंडोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि सत्यमेव जयते किस खंड से या किस ग्रंथ से लिया गया, तो मुंडोपनिषद से लिया गया है। और जाति व्यवस्था की हम बात करें तो वो उत्तर वैदिक काल में, या हम बात करें सूत्र काल या संक्रमण काल है जो अंतिम रूप से, वहाँ से जाति व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी उसी काल में। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखे हमने, तो इनको मुख्य रूप से हम बात करें तो संकलित करिए आप अपने नोट्स में, या फिर जो ये वीडियो है इसको बार बार देखते रहना है आप सभी को। इससे आपके जितने भी जो खंड आते हैं साहित्य से वो सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और आप जो पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं वैदिक साहित्य पर उसको देखें, और हड़प्पा सभ्यता और प्राग ऐतिहासिक काल और इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री है उन सभी को देख लें, तो एंशिएंट हिस्ट्री के मुख्य क्वेश्चन हैं वो इनसे बन जाते हैं। और अगले क्रम में हम बात करेंगे जो नास्तिक धर्म में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तो उनको पढ़ने के बाद लगभग हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं वो बनने लगेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो होती है ख़त्म। और आप लोगों से एक निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ पहुंचाएं या ऐसे अपने सर्कल में जितने भी लोग उन तक पहुंचाएं जिनकी वास्तव में इसको आवश्यकता है। तो उम्मीद आप सब लोग समझ पा रहे होंगे। तो जल्दी से जल्दी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर एक लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि किस प्रकार लगी आपको ये वीडियो। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।